सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और जो वक्त गुजर रहा है, आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मोड में आती जा रही हैं और एक दूसरे पर बयानात, तनकीद और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा भी किसी हद तक किया जा रहा है। और बड़ा ही अहम बयान आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन, उनका सामने आया और उन्होंने ये कहा कि वो अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें नवाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जब PDM हुकूमत के वज़ीर आज़म बने तो उनको वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था। ये बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही मायने खेज बयान आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिर PDM की हुकूमत में जब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने, अफसोस की बात है, बदकिस्मती की बात है कि आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम को कोई ऐसा रिलीफ उस हुकूमत में नहीं मिला। तो अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM हुकूमत का तमाम मलबा मुस्लिम लीग नून पर डालती दिखाई दे रही है। और नून लीग इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को अब 4th गियर में ले जाने के लिए तैयारियां कर रही है। चूंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था एक बड़ा अहम इजलास हुआ था और उस इजलास के बाद जो मीडिया टॉक हुई उसमें बड़ा वाज़ेह कहा गया कि पीपल्स पार्टी का जो ये एतराज़ है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वो इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये जवाब दिया गया कि 2017 से नवाज शरीफ साहब मंजर से आउट थे और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो इस दौरान आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की खिदमात हासिल रहीं, तो वो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज़ इस वक्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी अब इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है कि आने वाले दिनों में पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस सियासी जमात से होगा। और ये जो सियासी इस वक्त माहौल बनता चला आ रहा है, इसमें हम प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आज एक और बड़ा अहम दिन है। आज 1 नवंबर, वो दिन के जब जो गैर कानूनी मुकीम अफराद हैं, गई डेडलाइन गुज़िश्ता रात ख़त्म हो चुकी है और आज से अब कार्रवाइयों का भी आगाज़ हो चुका है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए, तकरीबन 1.25 लाख से ज़ायद जो गैर कानूनी अफगान थे और जो दीगर अफराद मौजूद थे जो कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर मुकीम थे, वो अपने अपने मुल्कों को वापस जा चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद ऐसी है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। अब उनके खिलाफ अमली तौर पर ये कार्रवाइयाँ किस तरह से की जाएंगी, हम देख रहे हैं कि बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से ये वार्निंग दी गई थी, ये एक डेडलाइन दी गई थी और बड़ी प्लानिंग के साथ इस पर काम होना था। चूँकि अब पाकिस्तान इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की लोग यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रहें। तो अब ये सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो डेडलाइन ख़त्म हो गई, लेकिन जितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्ट की जा रही थी कि लोग वापस चले जाएंगे जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, वो अभी भी नहीं गए। कुछ 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब का फिगर सामने आ रहा है। लेकिन जो लाखों लोग अभी भी मौजूद हैं, अब उनकी मुल्क बदरी कितना बड़ा चैलेंज होगी ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछला जो 1 माह जो टाइम दिया गया था CFC के प्लेटफॉर्म से और एपेक्स कमेटी ने, उनको भी इसका अच्छी तरह अंदाजा था कि शायद इस तरह से ये मुमकिन ना हो, लेकिन एटलीस्ट बिस्मिल्लाह तो शुरू जरूर हुई है। 1.25 लाख के करीब लोग यहाँ से जा चुके हैं, 1,35,40 के करीब, और रज़ाकाराना तौर पे गए हैं और तकरीबन 400 गाड़ियां उनकी वापस यहाँ से गई हैं। लेकिन आप इस बात को मनुज़ खातिर रखें कि पिछले 40 साल से वो यहाँ बसते हैं, रिश्तेदारियां बना चुके हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश कर रखे हैं, लेकिन इतने जल्दी नहीं है। उसमें तकरीबन 1.7 मिलियन लोग ऐसे जो टोटली अनरजिस्टर्ड है और बाकियों के पास कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। लेकिन चाहे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, उनको वापस अपने मुल्क में अब जाना चाहिए। पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये फेजेस में होगा। पहले गैर कानूनी तौर पे लोग जाएंगे और फिर जो कानूनी तौर पे भी बसते हैं उनको भी मरला वाइज वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये जो 1 माह था अक्टूबर का, जिसका आज 1 नवंबर है और लास्ट डेट उसकी खत्म हो चुकी है, आपने देखा पूरे पाकिस्तान में एक क्रैकडाउन चल रहा है ताकि वो उसको जो है उनके अफगानियों को वापस भेजा जा सके। इस दौरान चूंकि एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही होगा और शायद ये पब्लिक में मिक्स होने की कोशिश करेंगे, तो जियो फेंसिंग के जरिए और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए का तमाम अफगानियों का जो बस्तियां थी, ये ऐसे इलाके जिसमें ये मेजॉरिटी में थे, उनकी जियो फेंसिंग करके इनकी लोकेशंस का पता लगा लिया गया है और वहीं पे आज फोकस ऑपरेशन भी हुआ। आपने देखा पूरे पाकिस्तान में तूलाज में हुआ। और रिमेंबर, जब भी स्टेट और उसके इदारे फैसला कर लेते हैं कि ऐसा कोई चीज होनी है तो फिर वो होकर रहनी है। तो लिहाजा ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा इन टाइम्स टू कम, लेकिन मेरे ख्याल में मरहलावार इज्जत के साथ, पूरी तकरीम के साथ उनको अपने मुल्कों में भेजेंगे जहाँ पे जंग खत्म हो चुकी है। नॉट हाई टाइम ये वापस जाएं और अपने मुल्क की जो है उसकी खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। जी
और ब्रिगेडियर साहब, इन तमाम लोगों की इंटेंशन क्यों नहीं है? चूंकि ये अभी तक ये जो 1.25 लाख लोग वापस गए, इसके अलावा क्या बाकी लोग जाना ही नहीं चाहते? यहाँ पर कई दहाइयों से मुकीम है, तो अब जाहिर है कि यहाँ तो वो नहीं रह सकते, चूंकि अब तो पाकिस्तान की स्टेट ये उसूली फैसला कर चुकी है। तो अब ये इनकी मुंतकली तो फिर बड़ा चैलेंज हो सकती है, जगह इनको ढूंढना पड़ेगा, और जो कार्रवाई इनके खिलाफ होगी उसी तरह से क्या इनके फैसिलिटेटर्स भी जो कि यहाँ के लोकल्स होंगे उनके खिलाफ भी फिर ये कार्रवाई बनती है आपकी नज़र में? जी बिल्कुल, जो एपेक्स कमेटी ने जो फैसला किया उसकी एक शिक ये भी है कि जो लोकल इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं या इनको हाउस कर रहे हैं या इनकी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं माजी के अंदर, जैसे नादरा में मैं हमेशा कहता हूं कि बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर वहां जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इन लोगों को एज अ वोट बैंक देखती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो जरूर होगी, लेकिन अब तक 1 माह के अंदर ऑफ कोर्स वो मैं पहले भी कहता था कि ये एम्बिशियस 30 डेज हैं, उसमें एटलीस्ट जो है वो तकरीबन 1.5 लाख लोग वापस गए हैं। तो 40 लाख में से 1.5 लाख वापस चले गए, 1.7 जो मिलियन थे गैर कानूनी, उसमें से 1.5 लाख जा चुके हैं। तो मरला वाइज अभी भी आप देखें तो तोरखम का जो बॉर्डर है, ये स्पिन बोल्डक एरिया जो अफगानिस्तान के अंदर और यहाँ चमन हमारी साइड पे, वहां पे खातरख्वाह नंबर जो है इनके लोग मौजूद हैं और मरला वार इज्जत के साथ अपने मुल्कों में जा रहे हैं। जहां तक इनके छुपने का ताल्लुक है या जो लोग यहाँ पे वापस जाना नहीं चाहते, यस इसमें जरूर प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि उनकी यहाँ रिश्तेदारी हैं और यहाँ पे उनके बिजनेसेस हैं। लेकिन वो जो है वो जिन्होंने बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए वो 80% से तकरीबन लोग ज्यादा एज अ सर्वे के मुताबिक ऐसे हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट से यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन फिर वही बात है कि ये बिजनेस उठा के अपने मुल्क में लेके जाएं ताकि जो यहाँ पे बसने वाला 65% जो आपकी यूथ है जिनकी मुलाजमतों की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मालूम पड़ गई हैं, जो गैर कानूनी बिजनेसेस और जॉब्स की वजह से उनको मैसर आ सकें, तो टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा। हो सकता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी डेवलप हो, लेकिन उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपकी FIA, तमाम लोग मुतहरक हैं और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा स्टेट ने डिसाइड किया हुआ तो ऐसा होकर रहेगा इंशाल्लाह। सही, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग और चैलेंजिंग प्रोसेस होगा। ब्रिगेडियर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं कौमी सलामती उमूर के। तो कमर चीमा साहब, ये जो 1 माह की डेडलाइन दी गई थी, इसमें तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 10% लोग रजाकाराना तौर पर वापस गए। अब ये 90% को जो फोर्स तरीके से मुल्क बदर किया जाएगा, ये आपकी नज़र में कितना बड़ा चैलेंज है? 1 माह की जो मुद्दत दी गई थी, क्या ये काफ़ी थी, इसको एक्सटेंड होना चाहिए था या आगे करने का वक्त आ चुका है? बहुत शुक्रिया। देखें, जारी बात है ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इसको जो सोसाइटल सिक्योरिटी होती है जिसमें एक मुआशरे के अंदर इतने ज़्यादा इलीगल लोग घुस जाएं और वो परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे रहना शुरू कर दें, तो ये मुआशरा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। एक बात हमने फॉर वन रीज़न और दी अदर, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जैसे भी रीजंस की वजह से इस मसले को बड़ी देर इग्नोर किया है। लेकिन अब मेरा ख्याल है अगर ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है तो जो लोग रह गए हैं कोई मसला नहीं है, बिकॉज आपने एक मोमेंटम सेट करना था, आपने 1 महीना दिया और बड़ा जो टाइम दिया उस टाइम में लोगों ने हलचल शुरू हो गई। देखें, जारी बात है जिनके कारोबार हैं, जिनकी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको बेचना या उनको किसी ठिकाने लगाना, वो जारी बात है टाइम तो लगता है इस चीज़ में। तो एक तो ये फैक्टर है। सो जारी बात है बहुत सारे लोग जो यहाँ पे होंगे वो उस चीज़ों को वाइंड अप करने में अपना इंतज़ार कर रहे होंगे कि कैसे वाइंड अप करना है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो चाहेगा कि कोई भी लोग, मुल्क के लोग जो हैं वो वीज़े के साथ पाकिस्तान आए। ये अफगान भाई भी हमारे पाकिस्तान आए वीज़े के साथ, अगर कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमारे पास SIFC है, एक नया प्लेटफॉर्म है, हमने पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि आके इन्वेस्टमेंट करें। तो अफगान भाई भी एक अच्छे प्रोसेस के जरिए, लीगल प्रोसेस के जरिए आके कारोबार करें तो वो यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इलीगली जब वो दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करेंगे और अफगानिस्तान में जब रियासत लेवल पे ये चीज़ होगी कि जी ठीक है हमें तो कोई परवाह नहीं है, हम वहाँ से खाएंगे भी, वहाँ से कमाएंगे भी, हमारे लोग इलीगल भी रहेंगे और हम दहशतगर्द जमातों को जो पाकिस्तान में हमले करती हैं उनको भी होस्ट करेंगे, तो फिर जारी बात है हम बेसिकली अफगान हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि बेसिकली उनको एक मुनज़्ज़म रियासत और एक इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग रियासत के तौर पे सामने आना है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने अपने घर में जो ये सफाई का अमल शुरू किया है कि किसी भी अफगानी हो या कोई भी हो उसको इलीगल रहने की इजाज़त नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी भी इस हवाले से इसको बड़ा अच्छा देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते थे कि पाकिस्तानी अक्सर जो कारोबारी लोग हैं या जो जॉब्स वाले लोग थे उनकी जो जॉब्स हैं उन्होंने कैप्चर की हुई थी इस सेंस में कि ये सस्ते वेजेस पे काम करते थे। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर होंगी
बस सिर्फ इसको टाइम देखना होगा, लेकिन ये मोमेंटम ना टूटे। अगर तो ये एक चीज है जी, ठीक है, लेकिन खबर साहब ये अब बहुत सारे ऐसे भी ये इलीगल लोग थे कि जिनके बड़े इस्टेब्लिश कारोबार थे और जो कि कई दहाइयों से यहाँ पर मुकीम थे, तो अब ऐसे लोगों को, और वो शायद जाना भी चाहते हैं, उनकी इंटेंशन हो, लेकिन वही कि अपनी सारे इंतजामात नहीं कर सके, रैप अप नहीं कर सके अपने बिजनेसेस को या अपनी प्रॉपर्टीज को, तो अब ऐसे लोगों को कैटेगराइज करके क्या अलग से उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए, या फिर जो आज से अभी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है ये अक्रॉस द बोर्ड सब लोगों के साथ एक जैसा होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो लोग हैं जो इलीगल हैं, जो लीगल यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं। देखें, अफगानिस्तान में जारी बात है, बिजनेस करना एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। पाकिस्तान में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, सारा कुछ है। तो मुझे इससे तो ये फर्क पड़ेगा कि जारी बात है, स्टेप बाय स्टेप होगा, हमारे रुपए भी मुस्तकम होगा। और ये जो हमारी तरफ से ये करते थे कि ये चीजें अफगानिस्तान में इंपोर्ट करते थे, स्मगलिंग करके पाकिस्तान में आती थी, तो वो एक पूरा जो गन मचा हुआ था। मेरा ख्याल है कि जो अफगानी कारोबारी बंदा है, जो अच्छा कारोबारी है, वो उसको तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान की रियासत के साथ तावन भी करना है, यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ पे टैक्स दें, यहाँ पे वो रहें, और जो सर्विसेज हैं जो पूरी दुनिया में बिजनेसमैनों को मिलती हैं वो जरूर लें। और जो बॉर्डर पे लोग हैं, देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान को एक, जैसे कहते हैं ना, आपको पता है कि गजा के जो लोग हैं वो आज 23-24 दिन के बाद पहला एक गजा का बंदा जो है ना इजिप्ट में निकला हुआ है। लोग, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने मुल्क के दरवाजे खोल दे और लाखों लोगों को कहे आप आ जाएं। हमने तो यहाँ पे फ्री मंडी लगाई हुई थी ना, जिसका जो दिल करता है। पहले हम एक और चीज में थे, शुक्र है, हमें इन चीजों की तो पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन अब अगर समझ आ गई है, बस एक चीज रहे कि कॉन्टिन्यूटी रहे। जब इलेक्शंस आते हैं तो ये कॉन्टिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट हुकूमत को भी इसको टेक केयर करना चाहिए। हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ये जरूरी है। ये हर लिहाज से, ये सोसाइटियल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तीनों के लिए ये जो है बड़ा ओवरऑल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट कदम है। साहब, जाहिर है कि आने वाली जो भी मुंतखब हुकूमत होगी वो उन्हीं में से किसी सियासी जमात की होगी कि जो पिछले 15 सालों में पाकिस्तान पर हुकूमत करती रही है। तो ब्रिगेडियर मिनाज साहब, ये अगर उन्हीं में से कोई सियासी जमात आती है तो उसके लिए इस डिसीजन की, इस मोमेंटम की कंटिन्यूटी कितना बड़ा चैलेंज होगी, चूंकि कोई ये 1, 2, 3, 4 साल की तो बात है नहीं है। तो कई दहाइयों में ये 40 लाख और ये जो 17 लाख गैर कानूनी लोग हैं ये पाकिस्तान में आए हैं। तो ये अब सियासी जमातों पर कितना प्रेशर होगा इसकी कंटिन्यूटी के लिए? क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात इस फैसले के बाद कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है उनमें? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात की बात है तो वो ज़्यादा थोड़े से बैक उस पे गए हुए हैं, लो प्रोफाइल पे गए हुए हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की थ्रू फॉरेन ऑफिस जो हमारे दुरानी साहब इन्वेस्टर रहे, उनकी कोशिशों से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जरूर हो रहे हैं और उनको ऑन बोर्ड तो ले रखा है। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन। ऐसे ही है कि आपने किसी को कर्ज दे रखा हो और वो जब कर्ज मांगने जाए तो आपकी अपनी दोस्ती खराब हो जाती है या वो आपसे नाराजगी का इजहार करता है। तो ये ह्यूमन साइकी एक तो ये हो गया। तो लिहाजा गवर्नमेंट के वानी गवर्नमेंट को भी चीज का मालूम है। नंबर 2 सवाल जो है वो आपका ये है कि क्या कंटिन्यूटी रहेगी या नहीं। मैं समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आंसरेबल है पब्लिक को, उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स के लिए जो 65% आपके यूथ उसको क्रिएट करने के लिए उनको इस तरह के हालात चाहिए। तो ये आपकी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है बेसिकली वो उसको वो ऑन कर सकती है, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी होती हैं, स्ट्रिंग्स भी अटैच होती हैं। एक तो ये हो गया। सेकेंडली ये है कि SIFC के जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो चीमा साहब भी कह रहे हैं, ये बेसिकली इज काइंड ऑफ मिसाके मईशत की जो बात हो रही थी, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में कंसेंसस नहीं और साहब के ब्रेन चाइल्ड था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जिसमें जो मर्जी गवर्नमेंट आए उसके जो आपके लोकल इन्वेस्टर्स हैं या आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको ये एश्योरेंस हो कि सिंगल विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम चीजें होंगी और जिन शराइत के ऊपर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वही रहेंगी, चाहे ABCD जिसकी मर्जी या पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आती है। तो एक किस्म की अश्योरेंस SIFC के प्लेटफॉर्म से इन लोगों के पास मौजूद है। और पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ख्याल में तमाम ये चाहती हैं कि ये जो ये लोग हैं, जितने महाजरीन यहाँ पे वो अपने मुल्कों के अंदर जाएं। और मैं इस बात की भी तायद करूंगा, जैसे ये चीमा साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आपको कॉन्टिन्यूटी, स्टेबलाइजेशन
और एट द सेम टाइम मोमेंटम को जो मेंटेन करना है, जो 1 महीने के अंदर डेवलप हुआ है, इस चीज को करना है। क्योंकि अभी 1 नवंबर के बाद अगर ऑपरेशन आप शुरू नहीं करते हैं तो एक पेसिमिज्म जरूर डेवलप होगी, और जो लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते तो वो इनकरेज होंगे कि कुछ नहीं होता है, स्टेट ने इतना सख्त एक्शन नहीं लिया है। तो मेरे ख्याल में इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए इंतहाई जरूरी है कि आपका FIA और जैसे फॉरेन एक्ट के तहत 1946 का जो भी फॉरेन ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया, उसके तहत एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जैसे कि आपने फैटफ के लिए करना था तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी, इसी तरह दूसरे जितने आपके मसाइल थे, तो SIFC के प्लेटफॉर्म को एक होलसम होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स के तहत यकजा होके, जिसमें सोसाइटी के मेंबर्स भी शामिल हो, एक रिस्पॉन्स करने की जरूरत है और एट द सेम टाइम मोमेंटम रखने की जरूरत है। तो मैं नहीं समझता कि SIFC की प्लेटफॉर्म पे जो भी डिसीजन इस इंटरिम गवर्नमेंट के टेन्योर में हो रहे हैं वो आने वाली कोई भी गवर्नमेंट उसको अंडू करेगी, क्योंकि वो खुद भी यही चाहती है। तो अभी आपकी डिप्लोमेसी पे डिपेंड करता है कि आप किस कदर अफगान तालिबान की जो बुरी गवर्नमेंट है उसको आप जो है उनके अपने साथ रखते हैं। और अभी यहाँ से जाने वाले भी लोग जो है उनके इंटरव्यूज हमारे मीडिया पे आ रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया में मैं देख रहा था वो हैप्पीली जहां से जा रहे हैं कि उनको इज्जत और तकरीम से अपने घरों में भेज रहे हैं, कोई पुश नहीं कर रहे हैं जी। तो अब कमर चीमा साहब, ये जाहिर है कि लाखों की तादाद में जब ये लोग वापस अपने मुल्क यानी अफगानिस्तान पहुंचेंगे तो अफगान हुकूमत के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज होगा इनको रोजगार के मौके फराम करना, इनके लिए वहां पर ऐसे मौके फराम करना कि फिर ये वहां सेटल हो सकें, या फिर हम ये देखेंगे कि कुछ अरसे में शायद फिर ये अफगानिस्तान से निकलकर किसी और मुल्क जाने की कोशिश करें, शायद यूरोप की तरफ इनका रुख हो या कहीं और फिर हम इनको जाता हुआ देखें। देखिए, यूरोप में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जा सकते और अब बड़े बॉर्डर कंट्रोल और बड़ा कुछ आ चुका हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ चुका है कि अफगानिस्तान को एज ए रियासत जिम्मेदारी लेनी है अपने लोगों की। उनको इस चीज को समझना है कि अगर अफगान तालिबान जिन्होंने हुकूमत संभाली है और उनके पास पावर आई है तो उनको अपने लोगों को ओन करना पड़ेगा, और ये दर बदर अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते कि ठीक है जी 40 लाख पाकिस्तान में, कुछ लाख ईरान में, कुछ सेंट्रल एशिया में, कोई कहीं चले गए। अफगानिस्तान को एज ए रियासत इस्टेब्लिश होना, एक मजबूत रियासत और एक अच्छे और इज्जतदार तरीके से दुनिया के बाकी ममालिक के साथ वो ताल्लुकात बनाए। ये नहीं है कि आपके मुल्कों में दहशतगर्द जमातें छुपी हुई हैं, दूसरे मुल्कों पे हमले करती हैं, अवाम आपकी भागी हुई है, लोग कारोबार दूसरे मुल्कों में जाके करप्शन के मामलात में इन्वॉल्व है। तो बस ये जो चीज़ मैं समझता हूँ कि अफगान गवर्नमेंट जो है, एक तो वो ओनरशिप लेगी तो वो ठीक हो जाएंगे, दूसरा उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, तीसरा इन लोगों के लिए कुछ जाके वहां पे रचना बसना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वही आबादी है, वही एथनिक कम्युनिटी है, वही लैंग्वेज है, वही लोग हैं, इन सब के रिश्तेदार हैं। ये जो फैमिलीज यहाँ पे आई थी, ये तो नहीं था कि सारी फैमिलीज इधर आ गई थी, कुछ फैमिलीज उधर थी, कुछ फैमिलीज इधर है, रिश्तेदार हैं और बड़े एथनिकली कनेक्टेड लोग हैं। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मुश्किल होगी, और इनके लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हुए हैं, जाएं एम्बेसी में वीजे लें, पाकिस्तान आए, कारोबार करें, पाकिस्तान में पढ़ने आए। इसमें इनको चाहिए कि इनके बच्चे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में आए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में फीसें कम हैं, आके अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिले करवाएं, वो यहाँ पे रहें, स्टूडेंट वीजा पे आए, वापस जब वीजा खत्म हो वापस चले जाएं, फिर आके जो हमें तो स्किल्ड लोगों की भी जरूरत है। तो हम पाकिस्तान को इस तरह का है, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि लोग हैप्पीली जा रहे हैं, वो जो 1.25 लाख 1,30,40,000 बंदा गया है वो खुशी से गए हैं, उनको पता है कि हम यहाँ पे इलीगल थे और इस रियासत ने हम पे बड़ा एहसान किया है। देखिए, ये पाकिस्तान की अवाम का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपने रोजगार को कम करके, अपनी रोटी कम करके उनको खाना दिया और उनके लिए चीजें, उनके लिए सारा कुछ किया। सो मेरा ख्याल है ये वक्त आ चुका है कि अफगान हुकूमत जिम्मेदारी ले, ओनरशिप ले और एक मजबूत और मुस्तकम रियासत बने, ताकि बाकी ममालिक के लिए जो है मुश्किल ना पैदा हो और दहशतगर्द जमातों को डिसमेंटल करे, जिसकी वजह से उनके बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नाज साहब, कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और दोनों का ही कहना था कि अब इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी बड़ी मैटर करती है और आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसको इस फैसले पर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श शांडियो साहब में ज्वाइन कर चुके हैं और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा उनकी राय भी इस पर जान लेते हैं, फिर वापस आकर कुछ ज़रा सियासी मामला पर बात करेंगे। मौला बख्श साहब, ये चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मौला बख्श शांडियो साहब से ज़रा तफसीली गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंतखाबी माहौल बनना शुरू हो चुका है। सियासी जमातें एक दूसरे पर अब इल्ज़ामात लगाना शुरू कर चुकी हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का इस वक्त एतराज़ करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से एक बहुत ही मायने खेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो आने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब PDM की हुकूमत आई थी तो उन्होंने उस हुकूमत में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया था, लेकिन फिर वो अवामी उमंगों पर पूरा ना उतर सके, आवाम को वो रिलीफ देने में नाकाम रहे, जो कि इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अब जो जरदारी साहब इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वो वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, इसकी बुनियाद क्या है? जब पीपल्स पार्टी खुद ये शिकायत करी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें नहीं मिल रही, तो फिर वो किस तरह से ये मुमकिन बनाएंगे? और अगर मुस्लिम लीग नवाज को वोट मिलते हैं आगे आने वाले इंतखाबात में और मोमेंटम उनका बनता है, और ख़ासतौर पर पंजाब में उसको कितना टफ टाइम देने में कामयाब हो सकेंगे? और अभी तो इंतखाबात की डेट भी अनाउंस होनी है, कल एक बड़ी अहम समात होने जा रही है और उसमें पीपल्स पार्टी ने भी खुद को फरीक बना लिया है। और अब देखते हैं कि उस समात से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मौला बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जरदारी साहब का जो इस वक्त ये बयान है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, ये इसका क्या मतलब दिया जाए? किस तनाजुर में जरदारी साहब बात कर रहे हैं? चूंकि एक तरफ आप लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोगों को नहीं मिल रही, आप लोगों को वो मौके नहीं मिल रहे जिस तरह से नून लीग को अवेलेबल हैं, तो फिर इस तरह तो वो इलेक्शन जीतने के लिए फेवरेट हैं, तो आप कैसे रोकेंगे उनको वज़ीर आज़म बनने से? देखिए, हम जब उस खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद में शरीक हुए तो हमने अपनी पार्टी को ख़त्म नहीं किया था। हमने कोई पार्टी किसी की में ज़म नहीं की थी। हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना मंशूर है, हमारी अपनी हिकमत अमली है, हमारी अपनी क़यादत है, तो हमारा मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर है। हाँ, मुश्तरका मफादात जो थे, जो कौमी मसला था, या हम हकीकी जमहूरियत तरफ बढ़ना चाहते थे, तो हम उस इत्तेहाद में भी शरीक हुए, लेकिन हम उसकी जमायत में हमने ज़म नहीं किया, तो हमारी अपनी हिकमत अमली तो मौजूद रहेगी। अब अगर उसके तहत जरदारी साहब बात कर रहे हैं तो बात गलत तो नहीं कर रहे। आप ही देख लें, हमने हिमायत की शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? सैलाब के मामले में सिंध के लोगों को क्या दिया? सिंध का कोई हिस्सा नहीं बनता पाकिस्तान के इस मालियाती हिस्से में। जो हुक्मरान आता है ज़्यादातर वो ज़्यादती करता है। हमने सैलाब की बात की, हमारी नहीं सुनी गई। हम जो भी बात करते नहीं सुनी जाती। बज़ाहिर हम शरीक थे, हमने वसी मफादात की खातर उस वक्त कोई इख्तिलाफ नहीं किया, लेकिन अभी हुकूमत अलग है, पार्टियां अलग हैं, हमारी अपनी हुकूमत है, हम बात तो करेंगे। और हम अपनी क़यादत को छोड़कर किसी और के लिए वज़ीर आज़म का तस्वर क्यों करें? क्या ज़रूरत हमें पेश आ गई? हमें क्या मजबूरी है? हमारी क़यादत नाकाम क़यादत तो नहीं। उन्होंने छोटी सी उम्र में आपके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, बताने सबूत दे दिया है कि एक मुदब्बिर सियासतदान क्या होता है। पूरी दुनिया ने उनको सराहा, खुद पाकिस्तान में सराहाया गया। जो उनकी पहली तकरीर पार्लियामेंट में हुई खान साहब के सामने, उसमें सब लोगों ने सराहा, कहा ये होती है मुदब्बिर की एक क़यादत की स्पीच। उसमें उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, गैर मशरूत हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, लेकिन हमने कहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में क्या मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? आप बताएं। हमारा छोटा सा मुतालबा था कि सैलाब के हवाले से हमसे वादे पूरे किए जाएं, हमारी मदद की जाए। नहीं मदद की गई किसी भी मामले में, बिल्कुल लाताल्लुक। अब मैं डर के नहीं कहता, अब हुकूमतें हैं, एहतियात करके बोलना पड़ता है मुझे कि पाकिस्तान के हम वफाकी सियासत करते हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमारे पे लाख इल्ज़ाम लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच इलाकाई सोच नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत इलाकाई क़यादत नहीं है। पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान के वसी मफादात की सियासत की है। हमें एतराज़ है मियाँ साहब से। मियाँ साहब अपने दौरे हुकूमत में जितने साल रहे, कभी सिंध के लिए कोई बड़ा मनसूबा नहीं दिया, कभी सिंध के लिए कोई बजट में ऐसा हिस्सा नहीं रखा,
कभी सिंध के लिए कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। साहब चले, माजी में जब भी मियां साहब रहे हुकूमत में, उस वक्त तो चूंकि आप लोग उनके साथ इत्तेहादी नहीं होते थे, तो वो तो चले उस वक्त की शिकायतें जायज हैं, लेकिन अभी जो पीडीएम के 16 माह गुजरे हैं, ये कोई 16 दिन या 16 हफ्ते तो नहीं थे, 16 माह आप लोग साथ रहे। उसमें कई अहम वजारतें आप लोगों के पास थी, वजारत खारजा आप लोगों के पास थी, वजारत तिजारत आप लोगों के पास थी, चंद और मुशीर और वजीर आपके थे, तो उसमें क्यों अपनी बात मनवाने में इतनी मुश्किल आप लोग को हो रही थी? सैलाब के मौके पर हम देखा कई दौरे किए शहबाज शरीफ साहब ने सिंध के, तो वहां जो वो जो ऐलानात करते थे, वहां जो वादे करते थे, क्या अमली तौर पर उसमें से किसी पर भी अमल नहीं होता था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा मसला सैलाब का मसला था। अभी तक सिंध के कई इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, हमारे लोगों की जिंदगी अजेरन बन गई थी। लेकिन आप बताएं, खुद उनसे पूछ लें, आपने अमली तौर पर सिंध के लोगों के लिए क्या किया? आपने हुकूमत में कौन सा रिलीफ दिया सिंध के अवाम को? कुछ भी नहीं दिया। हम तो वसी मफाद में खामोशी अख्तियार किए हुए थे। वजारत खारजा दी तो बिलावल साहब ने खिदमत की पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तन्हाई से निकाल के लेकर आए। पूरी दुनिया ने सहारा पाकिस्तान के वजीर खारजा को। जो पाकिस्तानी मफादात के जो प्लेटफॉर्म थे, जो महाज थे, उन सब पर पीपल्स पार्टी के नौजवान क़यादत ने अपने आप को तस्लीम कराया है, दुनिया ने माना है। तो कोई ऐसा नहीं किया, हम उनके साथ थे। हमने कभी उनकी बुराइयों पर ये नहीं कहा कि हम इसमें शरीक नहीं है। कुछ किया, हम सब उसमें शरीक रहे। लेकिन जहाँ तक हमें देने की बात है, एक छोटा सा मुतालबा, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब बोलते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबे करते रहे। ऐसे ही उन्होंने खामोशी अख्तियार की हुई थी जैसे कोई दूसरी हमारी मुखालिफ हुकूमतों ने की। मुराद अली शाह की बात पे कभी कान नहीं दिया गया। मेरे चेयरमैन कहते रहे, सैलाब का मामला तो हमारा अपना वजूद का मामला था, हमारे साथ कोई अच्छाई नहीं की गई। शिरकत की तो कोई एहसान नहीं था, हम उस जदोजहद में शरीक थे और हमने आगाज़ किया और उनकी कामयाबी में हमारा भी बड़ा अमल दखल है। ठीक है, तो चांडी साहब, ये अब जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, खासतौर पर ये सैलाबी सूरत हाल की, आपने कहा कुछ इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है। चलें, वफाक ने अपने वादे पूरे नहीं किए और जो बातें उन्होंने की थी उस पर अमल नहीं किया। खुद सिंध हुकूमत ने फिर इस सिलसिले में क्या किया? ये तीसरी लगातार हुकूमत थी, 15 साल तक आप लोग की हुकूमत रही, तो इतने वसाइल तो होंगे कि इलाकों से पानी निकाला जा सके, वहाँ पर लोगों की आबादकारी की जा सके, सूरत हाल को कुछ बेहतर किया जा सके। अब आपने बात तो ठीक की है, लेकिन ज़रा इसमें नाइंसाफ़ी है कि जब ऐसी पाकिस्तान के किसी इलाके की सूरत हाल होगी तो सिर्फ उस इलाके की जिम्मेदारी है, उसको आसानियाँ भी पैदा करेगा और तरक्याती प्रोग्राम। ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान के वसाइल में हमारा भी बराबर का हिस्सा है। ये क्यों भूल जाएंगे कि हमें करना चाहिए था? हमें करना चाहिए था। ऐसी मुश्किल हालात में पाकिस्तान का फ़ौज पाकिस्तान का इदारा है, ऐसी मुश्किल वक्त आती है, वो थोड़े इलाके की बात करेंगे कि क्योंकि ये सिंध का मामला, ऐसा नहीं है। और अब भी हमने जो कुछ किया है, ये तो कयामत थी जो गुजर गई है, जिसमें आसानियां भी पैदा की, मुश्किलात को कम भी किया। लेकिन हम कह रहे हैं जो हुकूमत ने वादे किए वो तो हमसे वफा नहीं हुए। हमने तो जो इतना किया, और सवाल 15 साल हुकूमत है। अगर मियाँ साहब की मुसलसल 3 बार पंजाब में हुकूमत रही, जो खालिस एक फौजी हुक्मरान की सरपरस्ती की वजह से थी, सिर्फ पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए कोशिश की गई, उसमें जो कुछ हुआ वो उनका कारनामा था। हमने जो जीता, हमने जो इलेक्शन की, वो ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। सिंध के अवाम के लोगों का, सिंध के लोगों का एतमाद है। अब नहीं हो जीत रहे, हमने तो कोई धांधली नहीं की। गुज़िश्ता इंतखाब जिसमें खान साहब तरले के साथ जीत कर आए, जिस अंदाज से सीटें उठाई, उसमें भी हम जीते हैं। इसलिए इतनी कुव्वत के ज़माने में अगर हम बेईमानी कर चाहते तो कैसे कर पाते थे? नहीं कर सकते। अगर सिंध के लोग एतमाद कर रहे हैं तो कोई तो अच्छाई होगी जनाब। पागल एक आदमी हो सकता है, 2000 होते, 10,000 होते, पूरी कौम तो पागल नहीं हो सकती। सही। तो मौला बख्श आंटी साहब, ये बताएं कि सिंध के अवाम जिस कारकर्दगी पर भरोसा कर रहे हैं और जो खूबी उन्हें नजर आ रही है, वो फिर मुल्क के दूसरे सूबों के लोगों को क्यों नहीं पिछले 10 सालों में और 2 अदवार में नजर आई? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले इलेक्शन में बयानिया क्या होगा? ये लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज ही दरअसल आपका बयानिया है, या फिर इसमें आपको कोई तब्दीली आगे वक्त के साथ लेकर आनी है?
देखिए दूसरे सूबों को नजर क्यों नहीं आया? तो दूसरे सूबों में जो हुकूमतें थी, दूसरे सूबों में जो पार्टियां बरसर इख्तिदार थी, जो शख्सियात बरसर इख्तिदार थे, उनकी नजर में पीपल्स पार्टी क्या है वो भी तो देखें। वो सारी दुनिया से बातचीत कर सकते थे, पीपल्स पार्टी से नहीं करते थे। उनको जानी दुश्मनी थी पीपल्स पार्टी से। अब मैं नाम तो बहुत सारे लोगों का ले सकता हूं जो भुट्टो की मौत पर खुश हो रहे थे, ईदें मना रहे थे, जो पीपल्स पार्टी की शिकस्त पे मिठाइयां तकसीम कर रहे थे, और खुद खान साहब ने भी जिस अंदाज से रवैया रवा रखा हमारे साथ। तो दूसरी हुकूमतों को अगर हम नजर नहीं आए तो हमें इसका दुख नहीं है, लेकिन हम अपने सूबे के लोगों को नजर आए, उन्होंने हम पर एतमाद किया। ये अल्लाह का भी एहसान है, ये हमारे लोगों की मोहब्बत भी है हमसे। सीधी बात तो ये है। अब इसको कोई किसी अंदाज से लेता है, अब बयानिया क्या होगा तय होगा। पीपल्स पार्टी जब से बनी है तब से मुसीबत में है। हुकूमत में रहती है तो भी साजिशों को मुंह देती है, हुकूमत से अलग होती है तो भी बड़ी साजिशों को मुंह देती है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अवाम दोस्त मौक़िफ़ होता है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पाकिस्तान का मोबे वतन का लोगों का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ होता है, इसलिए में कामयाबी होती है। अभी भी हमारा बयानिया हुब्बुल वतनी है, अभी भी हमारा बयानिया पाकिस्तान की कौम परस्ती का बयानिया है। जाहिर है मेरे कायद भी चल रहे हैं। आप खालिसन पॉलिसी की बात पूछेंगे तो इलेक्शन आ रही है, हमारी पार्टी भी यकीनन मंशूर का ऐलान करेगी, यकीनन अपने प्रोग्राम का बताएगी, प्रोग्राम पे बात हो जाएगी। लेकिन जहां तक बयानिया की बात है, मेरे लीडर का बयानिया पाकिस्तान के लोग अपना बयानिया समझते हैं, मोबे वतन पाकिस्तानी का बयानिया समझते हैं, उस पर हमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। तो चांदी साहब, ये इस मंशूर में फिर अवामी रिलीफ कितना होगा? चूंकि आप इस माजी की 16 माह की हुकूमत का हिस्सा थे, जब आप लोगों में जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये पिछली पीडीएम की हुकूमत तो फेल हो गई और इसमें बड़ी महंगाई रही और नून लीग ने ये किया, नून लीग ने हालात ख़राब किए, चूंकि मेजर स्टेक होल्डर वो थे, तो हिस्सेदार उसमें आप भी थे, फिर वो मलबा आपके ऊपर भी आएगा? या फिर आप आवाम में जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बातें बताएंगे कि देखो वो 3.5 साल कितने ख़राब थे और हम आकर हालात को बेहतर करेंगे, जो इस वक्त जिस तरह से मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है? ऐसा 100% ऐसी बातें मुकम्मल तौर पे नहीं होगी। उस गंदगी का तज़किरा भी जरूर होगा, लेकिन हम अपने आप को गुज़िश्ता हुकूमत से अलग नहीं कर रहे। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो हमारे हिस्से का काम दिया गया, हमें जो हमें हमारी जिम्मेदारियां हमारे हवाले की गई, वो हमने ऐसा तरीके से निभाई हैं। पूरा मुल्क उसका गवाह है, पूरी दुनिया उसकी गवाह है। जो हमारे हिस्से का काम था, जो उनके हिस्से का काम था, वो उनको करना चाहिए था। अब सिर्फ माहौलियाती तब्दीली हमारे हवाले थी, उस हवाले से भी हमारी कारकर्दगी को देख ले। हमारी मिनिस्टर ने भी जो किस्म की बातें की, जिस किस्म की पॉलिसी है वो भी देख ले। लेकिन मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता हूँ बिलावल साहब की। वो मेरे चेयरमैन हैं, वो मेरे कायद हैं, वो हुकूमत में शरीक थे, उसकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी में उठाने को तैयार हूँ। और उस पर हम गर्दन ऊंची करके बैठे कि बिलावल साहब के हिस्से में जो पाकिस्तान ने काम दिया, उस पर खुद वजीर आज़म मुबारकबाद देते रहे, वो तारीफें करते रहे। कई बैन अवी मामलात पर बिलावल साहब के स्टैंड की और उनके फैसलों की वजीर आज़म हिमायत करते रहे। हमें तो कोई अपनी इस कारकर्दगी से शर्मिंदगी नहीं है। हम नाराज अपनी कारकर्दगी या उनकी वजह से नहीं है, हम नाराज हैं कि जो उन्होंने हमसे वादे कर रहे हैं। तो चांदी साहब, नवीद कमर साहब की जिम्मेदारी उठाने को आप तैयार नहीं है? नहीं, मैं वो भी मेरे भाई हैं, क्यों नहीं उठाएंगे, मेरी पार्टी के लीडर हैं अगर है तो। लेकिन मैंने उनके मुताबिक इस किस्म की बात नहीं सुनी जिस किस्म से आपकी, या मैं उनके हवाले से बेखबर हूँ। मेरी सारी तवज्जो अपने कायद पर है। ये भी हो सकता है उनसे कोई हुई हो, लेकिन मुझे पूरा इल्म नहीं है, लिहाजा मैं तफसील से इसका जवाब दे नहीं पा रहा। अच्छा। चेयरमैन का मुझे इल्म है अपने का, मेरे महबूब लीडर हैं, उनका है, मैं उनकी जिम्मेदारी, नवीद कमर साहब की भी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, वो हमारी पार्टी के लीडर है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे अलहदगी की बात करूँ, हरगिज़ नहीं, मालूमात की बुनियाद की बात कर रहा हूँ। मैं अपने चेयरमैन के पॉलिसियों पर, चेयरमैन के फैसलों पर, चेयरमैन की भागदौड़ पर, चेयरमैन की दुनिया के सामने गर्दन उठाकर बैन अवी मामलात पर बात करने को हम फख्र से देखते हैं। हमें फख्र है अपने चेयरमैन पर।
तो अब चांडी साहब, ये जो इस वक्त आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का एतराज़ कर रहे हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायती बयान आया, आपके हक में उन्होंने बात की है कि ये बड़ी दुरुस्त बात कर रही है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अब सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि हालात वाक़यात कुछ ऐसे इशारे शायद वो इलेक्शन लड़ सकें, नहीं लड़ सकें, कुछ क्लियर नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए? देखिए, हम सियासत में इख्तिलाफ के कायल हैं, सियासत में दुश्मनी के कायल नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान का मामला हो फिर तो हम बिल्कुल ही अपनी पॉलिसी पे नरम हो जाते हैं, कितना भी सख्त मौक़िफ़ हो हमारा। लेकिन पाकिस्तान के बका का मामला हो, पाकिस्तान के अवाम की फलाह का मामला हो, पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल का मामला हो, तो हम बातें भूल जाते हैं। आपको याद दिलाता हूँ, मेरी कायद, मेरी अजीम कायद, मेरी बहन, मेरी माँ बेनज़ीर साहबा ज़िया-उल-हक के साथ बातचीत करने के लिए तैयार थी। वो मोहम्मद खान जुनेजो के साथ टेबल पे जाकर बैठ गई। सारी पार्टी नाराज थी, लेकिन उस वक्त मामला इतना था अफगानिस्तान वाला, और ये बीबी ने वो मामला हटा दिए, इख्तिलाफात को छोड़कर। मोहम्मद खान जुनेजो बहरहाल सियासी आदमी थे, जैसी भी जमहूरियत थी, हमने उनकी तायद की, हमने हिमायत की। और अब भी खान साहब के साथ भी बातचीत का मामला नहीं है। हमने वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि किसी पार्टी को भी इंतखाब से अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो एतमाद ख़त्म हो जाएगा। फिर जिस इंतखाबात में इमरान खान जीत गया है, उस इंतखाबात की और जो हमारे कराए होंगे अब, उसमें क्या फ़र्क होगा। इमरान खान साहब जिस इंतखाब में जीत के आए, वो कोई इंतखाब तो नहीं थे, वो कोई सियासत तो नहीं थी, वो एक बनी बनाई चीज़ का मामला था। और जिन जिन लोगों को उसमें मुलविस पाया गया वो आप खूब जानते थे। खान साहब किसी शाहराह का इफ्तिताह करने जाते थे तो भी जनरल बाजवा साहब को लेके जाते थे, किसी टनल का मायना करने जाते तो भी बाजवा साहब को ले जाते थे। तो खान साहब की हुकूमत का मवाजना नहीं किया जा सकता। बाकी हम ये ज़रूर कहते हैं कि उनको भी इंतखाब में हिस्से लेने की आज़ादी हो, आ जाए। जो केसेस हैं, जो बात है वो पब्लिक में है, कोर्ट में मामला आते हैं, जो 9 मई के वाक़यात हैं, उन पे हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान के इदारों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। सिर्फ इदारे नहीं, इदारे से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी भी तौहीन हमें पसंद नहीं, ना हम उसको इजाज़त दे सकते हैं। हमने मज़म्मत की है। पार्टी का बच्चा इस बात पर वाज़ेह है कि ये जो अफवाज पाकिस्तान के लिए उनका रवैया था, वो इंतहाई शर्मनाक रवैया था। हम उसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि सियासी मामला आते हैं, उनको सियासी हवाले से ही हल करना चाहिए, उसमें धौंस और धांधली की गुंजाइश नहीं हुआ करती। ठीक है। तो चांडी साहब, हमने पहले दिन से ये देखा, जब से हुकूमत खत्म हुई, असेंबली को तहलील किया गया, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं, और कई मौक़ों पर आपके तमाम रहनुमाओं ने खुलकर इसका इजहार भी किया। लेकिन इसके लिए कोई अमली कदम हमने अभी तक उठता हुआ नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन को आपने तजावीज़ दी, लेकिन उन्होंने उस पर नहीं अमल किया। अब तो वो वक्त गुजर चुका है। कल इस पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। पीपल्स पार्टी ने भी फरीक बनने का इसमें फैसला कर लिया है। फारूक एश नाइक भी आपकी तरफ से वहाँ पेश हो रहे हैं। तो अब ये इस समाअत से मैक्सिमम क्या अचीवमेंट हासिल हो सकती है, चूंकि 90 दिन में इंतखाबात तो नहीं हो रहे, ये अभी तक तय है। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान की सारी पार्टियां मिलकर मुत्तफिका मुतालबा करेंगी तो दबाव तो इलेक्शन कमीशन में पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन आसमान से तो नहीं उतरी कि सारे पाकिस्तान की पार्टियां बोले इंतखाबात कराएं और वो भाग जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। असर तो पड़ेगा, नतीजा तो निकलेगा हमारी बातों का। हम सिर्फ ये कहते हैं इंतखाब होने चाहिए। इंतखाब से भागना पाकिस्तान के खुशहाली के हवाले से मनफी बात होगी। हम इंतखाबात चाहते हैं, तमाम लोग आ जाएं, गैर जानबदाराना हो, मुनसफाना हो, आज़ादाना हो, तमाम पार्टियों के लिए यकसा माहौल बना हो, कोई लाडला ना हो। लाडला होगा तो इंतखाबात के नताइज आवाम को कबूल नहीं होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर इलेक्शन में लाडलों को ज़रा अहमियत दी जाती है, और जो लाडले नहीं होते उनको ज़बरदस्ती भी हराया जाता है, उनको अपने सूबों तक महदूद भी रखा जाता है। बड़ी अटकलें हैं, बड़े ताकतें हैं रियासत के पास। रियासत कोई मजाक तो नहीं होती। रियासत जब तय कर ले तो फिर वो बात होकर रहती है। कुदरत उनको रोके तो और बात है, वरना कर लेते हैं। हम
इख्तिलाफ के कायल हैं, दुश्मनी के कायल नहीं है। सही। तो चांडी साहब, ये जो टर्म आपने इस्तेमाल किया लाडले की, कि अभी इस माहौल में आज दिन तक क्या आपको कहीं कोई सियासी जमात या उसका लीडर कोई लाडला इस वक्त नजर आ रहा है? क्या किसी को ज्यादा फेवर मिलता हुआ या कोई फैसिलिटेशन आपको नजर आ रही है दूसरों के मुकाबले में? यार ईमान से मैं देहाती आदमी हूँ, ऐसी ऐसी नाजुक नफीस बातें मुझसे नहीं पूछे जो आपको नजर नहीं आ रही है, मुझको नजर आती होंगी। आप देखते नहीं है किस अंदाज से अदालतें चलकर खान साहब के पास आई, किस तरीके से अदालतें चलकर मियाँ साहब के पास चली गई हैं, किस तरीके से आपको पता नहीं है? किस अंदाज से जो तरामीम कराई गई, किस अंदाज से मामला बना, आपको पता नहीं है? मुझसे ज्यादा यारा आपको पता है। मुझे क्यों फंसाने की बात करते हैं? मैं तो कहता हूँ इंतखाब जानिबदाराना ना हो, गैर मुनसफाना ना हो, आज़ादाना हो। आए तमाम पार्टियां हिस्सा लें, जिस पर अवाम एतमाद करे वो यही पाकिस्तान की बीमारी का हल है। हम इंतखाब से भागते हैं या इंतखाब में अपना नतीजा डालने की कोशिश करते हैं, नतीजे में इंतखाबात पर एतमाद नहीं होता। चांडी साहब, ये आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के लिए आपको इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर और इस निगरान हुकूमत पर पूरा भरोसा है? आपको यकीन है कि ये शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जो अभी की हमें मौजूदा जो सूरत हाल नजर आ रही है? हमारे पास इसके अलावा कोई सूरत नहीं कि हम इंतशार फैलाएं और बेएतमादी की फिजा पैदा करके ऐसा शोर शराबा करें जो होना है वो भी ना हो। हमें ऐसा फिलहाल ऐसी सूरत नज़र नहीं आती। हमें यही नज़र आता है हम अच्छाई की तवक्को करें, हम उनको कहते रहें कि जनाब आपकी गैर जानिबदारी नज़र आनी चाहिए, वरना कई आए कई चले गए, कई जज साहबान थे, बड़े नामवर जज साहबान थे, आज कहाँ है? कई बड़े बड़े हुक्मरान थे, आज कहाँ है? डंडे के जोर पे जो बाजू पे ऐसे से कर करके चलाते थे, वो कहाँ चले गए? ये भी वहीं चले जाएंगे, और जो कूड़ादान है तारीख का उसमें चले जाएंगे। हमें इस वक्त ये नहीं कि हम ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार करें जिससे बेचैनी बढ़ जाए, जिसपे लोगों को रास्ते पे आना पड़े। लेकिन चांडी साहब, उम्मीद तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से आप ये साथ साथ मुतालबा भी कर रहे हैं। कोई 80 दिन हो चुके हैं आप लोग को मुतालबा करते हुए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, अभी तक तो उन्होंने अनाउंस नहीं की है। कल का नहीं पता कि कल वो अनाउंस करते हैं नहीं करते, तो आपकी ये डिमांड तो वो मान ही नहीं रहे, और इसी बुनियाद पर तो आपके सारे एतराज़ात हैं कि इलेक्शन का दिन नहीं पता आपको, तारीख नहीं पता अभी तक। एक हद तक हमें सियासी जदोजहद के लिए सियासी तरीक़ेकार अपनाना ही होगा। एक हद तक हमें ये मामला करने होंगे, हम मुतालबा करते रहेंगे, हम दबाव बढ़ाते रहेंगे। जहाँ जहाँ जिस कदम की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का तवील तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी ने जितनी जदोजहद की है, शायद ही किसी पार्टी ने पाकिस्तान में इतनी जदोजहद की होगी। हमें यकीन है जो वक्त आएगा, मेरी क़यादत, जो वक्त होगा, जिस कदम की जरूरत होगी, मेरी क़यादत, मेरा चेयरमैन बिलावल साहब वो ही कदम उठाएगा। आप आसिफ अली जरदारी साहब को देख लें, किस अंदाज से उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है, किस अंदाज से उन्होंने दबाव बढ़ाया है, किस अंदाज से सियासी माहौल में अपना किरदार अदा किया है। कैसे हम जमहूरियत लाना चाहते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, अपने अख्तियारात छोड़ने पड़ते हैं। मेरा बिलावल चेयरमैन भी इतनी बालिग नजरी का सबूत दे रहे हैं। ऐसे ही मोबे वतन पाकिस्तानी, कौम परस्त पाकिस्तानी क़यादत होने की सबूत दे रहे हैं। चांडी साहब, जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को अगर अगला वजीर आजम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें वजीर आजम बनाना चाहती है, तो फिर पंजाब से जीते बगैर, पंजाब से सीटें लिए बगैर तो वजीर आजम बनना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहाँ पर तो इस वक्त आप लोग की प्रेजेंस है, इतनी है कि आप लोग ये सीटें निकाल सकें, बिलावल साहब वहाँ की सीटें लेके वहाँ की सपोर्ट से वजीर आजम बन सकें। ये दुरुस्त, ये दुरुस्त है आपकी बातें। आप अंदाज़ा माजी के जो ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में और उसके बाद मुशर्रफ के सरपरस्ती में और जो ज़माने में जिस अंदाज से वो जो सियासत चलाई गई है पंजाब में, आप उसका तज्जिया कर रहे हैं, दुरुस्त कर। लेकिन हालात यकसर तब्दील हो जाते हैं, अचानक अवाम का फैसला आता है। हम पंजाब के
किसी खास इलाकों में तो इतनी मजबूती रखते हैं कि किसी और जमात को भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम लावारिस हैं पंजाब में। भले आप वहां से एमएनए जीते हो, लेकिन पंजाब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद मौजूद है। पीपल्स पार्टी के कायद को चाहने वाले पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। वो अपना किरदार जरूर अदा करेंगे। हम ऐसी पोजीशन में नहीं होंगे कि ऐसे ही हमें फरामोश कर दिया जाए। इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बेहतर होगी इंतखाबात में भी और पंजाब के चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मौला बख्श शांडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बहुत कॉन्फिडेंट है और उनको लगता है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर मजीद भी बात करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।